Now we are going to discuss about China as a country. No comparative analysis, nothing, no comparison. सिर्फ चाइना की हिस्ट्री, बैकग्राउंड, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या उन्होंने रेगुलेशंस फॉलो किए, हाउ इट बिकेम अ डेवलप्ड नेशन फ्रॉम अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वो हम बात करने वाले हैं। हमने देखा कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज पीआरसी आया था 1949 में। इसके बाद में चाइना सिर्फ वन पार्टी के रूल के अंडर चली गई। यहाँ से चाइना ने एक्चुअली में क्या डेवलपमेंट देखा, व्हाट वर द रूल्स, व्हाट वर द रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज, क्या क्या हम लेके आए चाइना में और कैसे ये एक डेवलप्ड नेशन बन गया। पहले हम डिस्कस करेंगे द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चाइना हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पीपल एंड कंटिन्यूअस सिविलाइजेशंस consisting of states and cultures dating back more than 6 millennia. 1 millennium is equal to 1000 years. यहाँ पे 6 मिलीनिया की बात आ रही है, मतलब 6000 ईयर्स पुराना है चाइना। यहाँ पे पुराने लोग हैं, ओल्डेस्ट पीपल, यहाँ पे सिविलाइजेशन है पुरानी सिविलाइजेशन मतलब क्या, जैसे हमने देखा है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है, यहाँ पे पुराने लोगों के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं, बहुत पुराने लोग हैं, बहुत सारे कल्चर्स फॉलो होते हैं चाइना में, एंड इट इज सो ओल्ड, बहुत पुराना है चाइना। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत पुराना है। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज पीआरसी, commonly known as China, was established in 1949. 1949 में पीआरसी एस्टैब्लिश किया किसने? माओ जेडोंग ने। अब आगे हम पढ़ेंगे, द चेयरमैन वाज माओ जेडोंग, ही एस्टैब्लिश्ड पीआरसी इन 1949. नाउ ज्योग्राफी। चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया। इंडिया अगर साउथ में है तो चाइना कहाँ पे है? ईस्टर्न एशिया में आया। नाउ it is bounded by the Pacific in the east. It is the third largest country in the world next to Canada and Russia with an area of 9.6 square kilometers. That means एरिया की बात हो रही है, कितना एरिया कवर करती है एज अ कंट्री चाइना। तो आफ्टर कैनेडा एंड रशिया इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज एंड इट हैज 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज population and language. China is the most populous country in the world with 1371 million people as per 2015 estimates. क्या बोला जा रहा है? China is number 1 in population. एरिया बहुत है तो population भी बहुत है। अराउंड इसको कन्वर्ट करेंगे तो 137.1 करोड़ पीपल है, मतलब चाइना में 2015 के एस्टिमेट के हिसाब से। एंड अ ग्रोथ रेट ऑफ 0.5 पर एनम, 0.5% पॉपुलेशन पर एनम उनकी इंक्रीज होती है। मोस्ट लैंग्वेजेस इन चाइना बिलोंग टू सिनो-टिबेटियन लैंग्वेज फैमिली स्पोकन बाय 29 एथनिसिटीज। क्या बोला जा रहा है वहाँ पे कि टिबेटियन, सिनो-टिबेटियन लैंग्वेजेस है वहाँ पे, जो बिलोंगिंग्स है वहाँ के लोग हैं, जो वो लोग ये लैंग्वेजेस फॉलो करते हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल मेजर डायलैक्ट्स विद द चाइनीज लैंग्वेजेस इटसेल्फ। अलग अलग डायलैक्ट्स भी है जो चाइनीज लैंग्वेज में भी हैं, जो वो लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे बात हुई लैंग्वेज और पॉपुलेशन की। नाउ द मेजर डिस्कशन, इकोनॉमी, जिसके बारे में हम एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं। Being one of the oldest civilizations in the world, China has been the world's largest economy. अगर ये सबसे पुराना है, एरिया बहुत है इसके पास, पॉपुलेशन बहुत है, तो इट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये वर्ल्ड की। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, under one party rule, all the critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under the government control. क्या हुआ? PRC फॉर्म हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन द ईयर 1949। इसके बाद में पूरा नेशन वन पार्टी के रूल के अंदर आ गया, और इसके बाद क्या हुआ? इस पार्टी ने पूरा कंट्रोल लिया। दैट मीन्स अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा टेक ओवर कर दिया, सारे लैंड, सारे एंटरप्राइजेस, सब कुछ। नाउ इट वाज ऑपरेटेड अंडर द government. Now the first thing was Great Leap Forward campaign. Great Leap Forward, देखो जैसे है ना, इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट सिमिलर लोकेशंस हैं। दैट मीन्स धूप अच्छी आती है, सॉइल अच्छा है, एग्रेरियन कंट्री हो सकती है। नाउ चाइना वॉज ऑफ कोर्स लाइक इंडिया एन एग्रेरियन कंट्री, पर चाइना ने क्या डिसाइड किया कि हम एक एग्रेरियन कंट्री से एक इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे। एग्रीकल्चर तो करना है, खाना तो खाना ही है, तो एग्रीकल्चर चाहिए, पॉपुलेशन भी बहुत है, बट हम लोग मेजर फोकस किस पे करेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्रेट लीप लिया, मतलब उन्होंने दे शोड अ लीप ऑफ फेथ कि हम आगे बढ़ेंगे, कि हम एक इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम एग्रेरियन कंट्री नहीं रहेंगे अब। So GLF campaign was started in 1958, a program named the Great Leap Forward campaign initiated by Mao
टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी। माओ जेडोंग, आई टोल्ड यू, माओ जेडोंग कौन है? ही इज द फाउंडर ऑफ पीआरसी। फाउंडर मतलब इन्होंने ही फाउंड किया था, ही इज द चेयरमैन ऑफ पीआरसी, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्टार्ट किया 1958 में GLF कैंपेन। क्या था इस कैंपेन में? द एम ऑफ दिस कैंपेन वाज टू ट्रांसफॉर्म द एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसीलिए आज हम देखते हैं चाइना में बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सक्सेसफुल सेज दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर दिया कि अब हमें एग्रेरियन कंट्री बन के नहीं रहना है, हमें क्या करना है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। इफ वी वांट टू डेवलप आवरसेल्व्स तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 1958 में ये स्टार्ट हुआ। नाउ अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। लोगों ने क्या स्टार्ट किया? छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। इन द रूरल एरियाज communes were started. Commune is a system of collective farming under which the people were made to cultivate farmland in China. That is, people collectively cultivated lands. Collectively cultivated lands मतलब क्या बोला जा रहा है कि लोगों ने मिलके साथ में स्टार्ट किया कि कलेक्टिविटी हम लोग आपस में मिलके ही हम लैंड को कल्टिवेट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स हमारी फार्मिंग के लिए लैंड कम करके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए लैंड बचाई गई। प्लस लोगों को एनकरेज किया गया कि आप अपने बैकयार्ड में छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करो। सोप मैन्युफैक्चर हो गई, डॉल मेकिंग हो गई, कुछ भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो घर पे हो सकती है आपके बैकयार्ड में, वो आप सेटअप करो। गवर्नमेंट ने उनको एनकरेज किया। प्लस हमने क्या किया? कम्यून्स बनाए जहाँ पे हम फार्मिंग तो करेंगे बट एक कल्टिवेशन होगा, पर किस पे होगा? चाइना में पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, मतलब लोग साथ में मिलके कल्टिवेशन करने लगे। अब देखो, अब आप अचानक से शिफ्ट करना चाहते हो एज एन एग्रेरियन कंट्री टू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड और अ डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ेगी। फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो सकता है ना। प्लस क्या होगा? अचानक से लोग अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, उनको सिखाना पड़ेगा, ठीक है, उनको दिखाना पड़ेगा भाई कि आप घर पे कैसे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। तो ये चीज़ें उन्होंने भी फेस की होगी, ये प्रॉब्लम्स फेस की होगी चाइना ने। In 1958, there were 26,000 communes covering almost all the farm population. मतलब जितने भी फार्मर्स थे, जितनी फार्म पॉपुलेशन थी, वो सारे इन कम्यून्स में कवर हो गई थी। 26,000 कम्यून्स थे, मतलब लैंड्स थे, फार्म लैंड, जहाँ पे लोग कल्टिवेशन करने लगे। GLF कैंपेन मेट विथ मेनी प्रॉब्लम्स, जो मैंने आपको बोला अभी कि ये प्रॉब्लम्स आई होगी उनके सामने। A severe drought caused havoc in China, killing almost 30 million people. क्या हुआ था? अचानक से शॉर्टेज हो सकता है, लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि हो क्या रहा है, हम अचानक से चेंज हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पास में जॉब नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं, कुछ नहीं, ड्रॉट आया होगा, फूड ग्रेन का शॉर्टेज हुआ होगा, क्योंकि आप अचानक से एक शिफ्ट ले रहे हो इकोनॉमी में। तो क्या हुआ था? ड्रॉट आया था और 30 मिलियन लोग मर गए थे, पीपल डाइड। इट वॉज ह्यूज, ये बहुत ही बड़ी बात होती है, 30 मिलियन पीपल डाइंग इन योर कंट्री, इट इज़ वेरी ह्यूज। बट स्टिल GLF कैंपेन नहीं रुका था, GLF फिर भी कंटिन्यू हुआ आगे। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। प्रोलेटेरिएट मतलब क्या? यहाँ पे बात हो रही है वर्किंग क्लास पीपल की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इन 1965 माओ जेडोंग इंट्रोड्यूस्ड द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, दैट इज इन फ्रॉम 1966 टू 76, 10 ईयर्स के लिए हुआ, under which the students and professionals were sent to work and learn from the countryside. यहाँ पे क्या होता था? रशिया के लोग आते थे एक्चुअली में, they were helping China to develop. तो माओ जेडोंग ने क्या सोचा कि हमारे तो वैसे भी फार्मर्स हैं, इलिटरेट हैं, या उनको आता नहीं है, तो सिर्फ फार्मिंग का काम आता है, तो उनको अब हम ये कैसे सिखाएंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में करना क्या है, ये प्रोसेस सीखना कैसे है, राइट। और प्लस हमने देखा कि GLF 58 में स्टार्ट हुआ, कितना बड़ा ट्रांजिशन था उनके लिए, राइट। और बहुत बड़ा हेवॉक भी हुआ, ड्रॉट भी हुआ। तो माओ जेडोंग ने क्या सोचा कि लोगों को सिखाने का तरीका क्या है कि उनको भेजो वहां पे, सेंड देम नियर द कंट्री साइड, लेट देम लर्न फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग ओवर देयर। तो इन्होंने क्या किया कि कंट्री साइड पे लोगों को भेजने लगे, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हु आर लिटरेट और समथिंग, तो उनको सिखाने के लिए वहां पे सेंड करना स्टार्ट कर दिया। वहां पे उन्होंने सीखना शुरू किया वर्किंग क्लास लोगों से। However, when Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in the industrialization process. But जैसे ही conflict हुआ चाइना और रशिया का, these professionals were sent back to the country, वो लोग वापस चाइना चले गए और यहाँ पे ये end हो गया 76 में। This revolution ended over there. तो ये समझ में आया। GLF में हमने क्या देखा? People were encouraged
टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड, ठीक है, प्लस कम्यून्स डेवलप हुए, धीरे धीरे शिफ्ट किया और फार्मलैंड एक होने लगा, वहां पे मल्टीपल लोग साथ में मिलके कल्टीवेशन करते थे। हमने इसमें क्या देखा, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन में, दैट पीपल, द स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेशनल्स वर सेंट टू कंट्रीसाइड टू लर्न हाउ टू वर्क, राइट, विद द वर्किंग क्लास पीपल। नाउ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, क्या रिफॉर्म्स थे देखो, द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। 76 में हमारा रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, तो बैठे तो नहीं रहेंगे, अब हम कोई और रिफॉर्म लिखेंगे। तो 78 में चाइना ने क्या किया, चाइना इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन फेजेस, धीरे धीरे रिफॉर्म लाना स्टार्ट किया। नाउ इन द इनिशियल फेज क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किए, कम्यून्स जो बड़े बड़े बनाए थे उनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। Reforms were initiated in agriculture, foreign trade and investment sector. 3 sectors were targeted. तो agriculture sector में क्या किया, commune lands were divided into small plots which were allocated only for the use and not for the ownership to the individual households. छोटे छोटे लैंड अलॉकेट किए, अलग अलग हाउस होल्ड्स को दे दिए कि अब आपको साथ में करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग दे दिया आपको, अब आप इसको यूज कर सकते हो, आप इस पे एग्रीकल्चर करो, इसको यूज करो, बट ये आपका लैंड नहीं है, ये गवर्नमेंट का लैंड है, आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मार्ट है, देखो उन्होंने क्या किया, अपने लिए रेवेन्यू जनरेट किया, लोगों को बोला कि आपको टैक्स पे करना है लैंड यूज करने का, पर लैंड से जो इनकम आएगी वो आपकी, आपको लैंड यूज करने का टैक्स या तो रेंट जो भी आप बोल लो, वो इनकम आपको गवर्नमेंट को पे करना है, बाकी इनकम आप अपने पास रख सकते हो। दे वर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग द स्टिपुलेटेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वॉज इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रेरियन कंट्री है तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ना तो है, बट पहले एग्रीकल्चर को सेट कर दो, ठीक है। तो इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर, लेटर फेज में आया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एंड फर्म्स एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, दैट आर एंटरप्राइजेस दैट वर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव्स, लोकल लोग आपस में मिलके ओन करते थे इसको, वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स, इनको अलाउ किया गया कि ठीक है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज तो कितनी सेट करेंगे, प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनर्स को अलाउ किया गया टू ओन एंड टू कम एंड स्टार्ट देयर इंडस्ट्रीज। At this stage, enterprises owned by the government, that is known as state-owned enterprises or SOE, were made to face competition. अब क्या हुआ, इंडिया में आपको याद है ऐसा हुआ था जब बहुत सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जैसे इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, तो फॉरेन सेक्टर को अलाउ नहीं कर रहे थे। देन दे स्टार्टेड अलाउइंग द फॉरेन सेक्टर कि अब और कॉम्पिटिशन फेस करना पड़े एक्चुअली में इंडियन इंडस्ट्रीज को टू इम्प्रूव क्वालिटी। क्या होता है ना, कभी कभार गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, बट स्टिल हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है विद इन द कंट्री। इसीलिए क्या हुआ, SOE, that is state owned enterprises, had to face the competition with the private sector industrial firms. अब ये बात हुई इंडस्ट्रियल स्पेस की। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। ड्यूअल प्राइसिंग मतलब क्या होता है कि अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइसेस आप लगा सकते हो, ठीक है। इट इज़ एन अग्रेसिव वे ऑफ अर्निंग, एक्चुअली थोड़ा अग्रेसिव है ये प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या होता है ना, लेट्स से ना कुछ इनपुट्स की प्राइस है जो डिफरेंट है, मार्केट में वो चीज़ अलग रेट पे मिलती है। ड्यूअल प्राइसिंग में ये भी होता है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में लेट्स से आप एंटर करते हो तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम रख के आप पूरा मार्केट तोड़ सकते हो और आपके पास बहुत सारे कंज्यूमर्स आ सकते हैं। तो ड्यूअल प्राइसिंग के कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और ये हर कंट्री फॉलो करती है नहीं करती है, डिपेंड्स ऑन द कंट्री कि वो क्या करना चाहते हैं। तो चाइना ने स्टार्ट किया था ड्यूअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। रिफॉर्म के टाइम पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व ड्यूअल प्राइसिंग। दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइजेस इन 2 ways। कौन से 2 ways थे यहाँ पे? Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government। क्या बोला जा रहा है, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कुछ भी खरीदना है या बेचना है तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया है उसके ऊपर ही आपको करना पड़ेगा, वो भी कुछ फिक्स्ड क्वांटिटीज में। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि एटलीस्ट आपको 50 यूनिट्स तो करने ही पड़ेंगे परचेज या सेल जो भी है, ठीक है, तो आपको उतने ही यूनिट्स और उसी फिक्स्ड क्वांटिटी में फिक्स्ड प्राइस पे जो गवर्नमेंट ने बोला है उस पर करना पड़ेगा।
For other transaction, the inputs and outputs were purchased and sold at the market prices. अगर कोई और ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहां पे क्या बात हो रही है कि वहां पे मार्केट प्राइस चलेगा. तो यहाँ पे क्या है, दो चीजें हो गई, गवर्नमेंट का फिक्स प्राइस और मार्केट प्राइस. ठीक है, तो जब बेनिफिट चाहिए तो मार्केट प्राइस, जब गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब हमें कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट प्राइस. तो ये दो तरीके से ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम चाइना में स्टार्ट किया गया. नाउ लास्ट वन इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट कुछ एरिया अलॉट करती है जहां पे आप इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकते हो और वहां पे आपको ड्यूटीज नहीं पे करनी पड़ेगी, बिकॉज उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि ठीक है, दिस इज अ स्पेशल जोन, यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है वो लेट्स से नेशन के बाहर हो रही है. ठीक है, ये कोई अलग ही एरिया है, उसको वैसे ट्रीट करते हैं और वहां पे आपको ड्यूटीज पे नहीं करनी पड़ती है. प्लस गवर्नमेंट कुछ लेवरेजेस देती है, कुछ आपको बेनिफिट्स भी देती है, कुछ कंसेशंस भी मिलते हैं. तो चाइना में बहुत अच्छे से एक्चुअली में सेल्स ऑपरेट होता है. इंडिया में इतने सारे सेल्स हैं बट सब पुअर परफॉर्मेंस करते हैं. जहाँ की हम बात करें चाइना के सेल्स की, तो चाइना में बहुत ही लिमिटेड सेल्स हैं, बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्री है सेल्स में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में. बट ईच एंड एवरी सेल्स परफॉर्म्स एफिशिएंटली, पूरा पोटेंशियल यूज करते हैं. और चाइना के जो सेल्स हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देते हैं परफॉर्मिंग क्वाइट वेल, क्वाइट इम्प्रेसिवली एक्चुअली. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि है ना, यहाँ पे क्या होगा, ड्यूटीज कम लगेगी, तो यहाँ पे चीपर रेट में विथ गवर्नमेंट का जो टैक्स कंसेशन है या सब्सिडीज है वो सब मिलेगा. तो चीप रेट में गुड्स प्रोड्यूस होंगे. अब जब चीप रेट में गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में मजा आएगा भाई, चीप रेट पे जा रहा है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आते हैं, दे इन्वेस्ट इन दिस. प्लस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्राइजेस भी कम होंगी तो आपका जो गुड्स है वो चीप में जाएगा, प्लस बल्क क्वांटिटी भी लोग परचेज करेंगे. तो यहाँ तक हमने क्या बात करी, चाइना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जोग्राफिकल बैकग्राउंड की, लैंग्वेज, पॉपुलेशन. देन हमने बात करी इकोनॉमी की, हमने पहले कवर किया जीएलएफ जहाँ पे कम्यून सेटअप हुए. देन हमने देखा कि ग्रेट प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जो 1976 में एंड हो गया. वहाँ पे उन्होंने लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करी. फिर इनिशियल फेजेस में एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आए, फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए. उसके बाद में हमने क्या देखा कि हमने लाया ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम रिफॉर्म के साथ साथ में, और सेस भी एस्टैब्लिश किया गया. तो चाइना ने एक्चुअली में 1949 के बाद में प्रोग्रेसिव सोच रख के बहुत ही अग्रेसिव मूव्स लिए. सो दिस वाज अबाउट चाइनाज इकोनॉमी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो.